दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कर्मवाच्य के बारे में जानने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि कर्तृवाच्य क्या होता है, वाच्य किसे कहते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं कर्मवाच्य। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा हो। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है, जो क्रिया है, उस क्रिया से यदि कर्म का बोध होता है तो हम कहेंगे कि वो जो वर्ब का फॉर्म है वो कर्मवाच्य है। अब ये कर्म क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया है आपको कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है उससे दो सवाल करना चाहिए। या तो उस सवाल उससे पूछिए कि क्या, या फिर किसको। ये दो क्वेश्चन का आंसर अगर यदि वर्ब देता है तो हम कहते हैं कि वो जो आंसर है वही कर्म है। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि मोहन पत्र लिखता है। अगर हम कहीं कहे कि मोहन पत्र लिखता है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है मोहन पत्र लिखता है, इसमें जो वर्ब है लिखता है, इससे अगर हम सवाल पूछे कि क्या लिखता है तो आंसर आता है पत्र। तो ये पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। समझ में आया? तो पहले मैंने आपको समझाया कि कर्म किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में जो दिया गया वर्ब है या दिया गया जो धातु है वो कर्मवाच्य में है। उसको पहचानने का नियम बहुत ही आसान है। आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला बात कि जो धातु होगा वो धातु मुख्य रूप से आत्मनेय पद में होगा। आत्मनेय पद, आत्मनेय पद क्या होता है मैं ऑलरेडी धातु रूप के लाइव लेक्चर में पढ़ाता हूँ बच्चों को, और पढ़ाया हूँ। जैसे अगर एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बिल्कुल ब्रीफली समझा दूँ। मान लेते हैं एक धातु है पठ, जिसका अगर मैं परस्मय पद का लट लकार का रूप लिखूँ, है ना, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो मैं लिखा पठती, जिसका मतलब होता है पढ़ता है। ठीक, ये तो हो गया परस्मय पद। वही पठ धातु का अगर मैं प्रथम पुरुष का एक वचन लिखूँ आत्मनेय पद में तो वो आएगा पठ्यते। पठ्यते, इसका क्या मतलब हुआ? पठ्यते मतलब होता है पढ़ा जाता है। तो किसी सेंटेंस में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़ा जाता है, तो अपने दिमाग में क्या आंसर आता है, या पहला मन में सवाल क्या आता है कि क्या पढ़ा जाता है ना। ये सवाल नहीं आता है कि कौन पढ़ा जाता है। तो वर्ब अभी भी, क्रिया अभी भी पठ ही है, लेकिन कहीं एक बार आ गया पठती, एक बार आ गया पठ्यते, दोनों में अंतर हो जाता है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि क्रिया के जिस रूप से कर्म का बोध होता है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। चलिए इसको हम और डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी वाक्य में लिखा हुआ है पठ्यते, पठ्यते लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पठ्यते जिसका अर्थ होता है पढ़ा जाता है, ऐसा अगर आपको कोई कहे, कोई आपको कान में आकर कह दे कि देखो पढ़ा जाता है, तो मन में क्या सवाल आएगा? क्या पढ़ा जाता है? तो ऐसा कहे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि किम पठ्यते, अर्थात क्या पढ़ा जाता है। इसके उत्तर के रूप में कहा जा सकता है कि को अपि ग्रंथ किम अपि पुस्तकम वा पठ्यते, मतलब कोई तो भी ग्रंथ या कोई तो भी किताब पढ़ा जाता होगा। सही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ जो क्रिया है, क्रिया क्या है? पठ्यते। इससे किसका बोध हो रहा है? इससे बोध हो रहा है कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक का, अर्थात कर्म का बोध हो रहा है। इसीलिए ये जो क्रिया है पठ्यते उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। मैं अभी तक आपको कर्मवाच्य कैसे पहचाने उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपने सच में समझा तो आप ज़रूर अपने कमेंट में ज़रूर कहिए कि यस क्लियर। ठीक है, आगे बात करते हैं कर्मवाच्य में की और कुछ फॉर्मेट में बता देता हूँ। जैसे कि कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही बात है। क्रिया, जो भी क्रिया है यहाँ पे जैसे हमने देखा पठ्यते, ठीक है, ये क्रिया था, राइट। वही इसका द्विवचन भी हो सकता है पठ्येते, है ना, बहुवचन भी हो सकता है पठ्यन्ते। तो ये क्रिया का जो अलग अलग लिंग या वचन है, पुरुष है या वचन है, ये किसके अनुसार चलेगा? कर्म के अनुसार चलेगा। ठीक है, जैसे अगर एक पुस्तक रहे, मान लो पुस्तकम, अगर एक पुस्तक है तो मैं कहूँगा पुस्तकम पठ्यते। क्लियर? वही दो पुस्तक रहे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, है ना, पुस्तकम पुस्तके, दो पुस्तक रहे तो पठ्येते। क्लियर? वही बहुत सारे पुस्तक रहे तो पुस्तकानी रहे तो आंसर होगा पठ्यन्ते। समझे? तो वही कह रहा है क्रिया में लिंग, पुरुष, वचन कर्म के अनुसार होगा। जैसे कहा भी गया है कि कर्मणि प्रथमा यय तृतीया अथ च कर्तरि, मतलब
कर्म जो होगा वो प्रथमा विभक्ति होगा। जो तृतीया विभक्ति में क्या होगा, कर्ता होगा। कर्मवाच्यम भवेत तत्तु क्रिया कर्म अनुसारिणी, उसे ही कर्मवाच्य तभी होता है जब क्रिया कर्म के अनुसार चले। अब फॉर्मेट बहुत सिंपल है कि जो हमने देखा कर्तृवाच्य का जो कर्ता था वो प्रथमा विभक्ति में होता था, जैसे रामः पत्रम लिखति, तो रामः प्रथमा विभक्ति में था। वो यही चीज़ अगर कर्मवाच्य में लिखना होगा तो ये प्रथमा बन जाएगा अपने तृतीया विभक्ति। तो कर्तृवाच्य का जो क्रिया है वो कर्मवाच्य में क्रिया माफ़ कीजिए जो कर्ता है वो कर्ता तृतीया विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्म कौन सी विभक्ति में हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ सभी धातुएं आत्मनेय पद में के बीच में आत्मनेय पद में लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस सेंटेंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो मैं दो सेंटेंस लेता हूँ, एक लेता हूँ है ना कर्तृवाच्य का, ठीक है, एक सेंटेंस अपन ले रहे हैं कर्तृवाच्य का और एक सेंटेंस लेंगे अपन कर्मवाच्य का। दोनों ही सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखो कर्तृवाच्य का सेंटेंस लिखता हूँ मैं, रामः पत्रम है ना लिखति, ये हमारा सेंटेंस है कर्तृवाच्य का। ठीक, कर्मवाच्य की बात करें तो देखो ये जो प्रथमा विभक्ति है ये बन जाएगा तृतीया विभक्ति। तो राम का तृतीया विभक्ति एक वचन होता है रामेण, हमने लिखा रामेण। ये पत्रम द्वितीय विभक्ति में है क्योंकि कर्म है, तो ये बन जाएगा प्रथमा विभक्ति में, ये हो जाएगा पत्रः, है ना। हालांकि पत्रम नपुंसक लिंग शब्द है तो पत्रम ही रहेगा, ऑल्दो ये एक वचन द्विवचन में सेम रहता है, ठीक है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी ऐसे होता है पत्रम। तो रामेण पत्रम, यहाँ लिखति का क्या हो जाएगा, लिख्यते, लिख्यते। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर करते हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ देखो, मान लो एक एग्जाम्पल लिया हमने, बालकः, बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालयम विद्यालयम गच्छति। ठीक, ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है ना, बच्चे विद्यालय जाते हैं, बालकः विद्यालयम गच्छति। अब इसी को अगर मैं कर्मवाच्य में कन्वर्ट करूँ तो ये जो कर्ता है प्रथमा विभक्ति का ये बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा तृतीया विभक्ति, मतलब बालकेन, बालकेन। ठीक, ये बन गया तृतीया विभक्ति। ये जो कर्म है द्वितीय विभक्ति में ये बन जाएगा प्रथमा विभक्ति में, विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय, ये बन गया प्रथमा विभक्ति में। और ये जो गच्छति है ये प्रथम पद का है ना रूप है, लट लकार का, वही आत्मनेय पद का बन जाएगा गम्यते, गम्यते। ये हो गया आत्मनेय पद, बस इतना सा अंतर है। अगर आपने इसको समझ लिया तो अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बन जाएगा आपको, क्योंकि 90% जो सवाल होता है वो कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करने वाला ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया कि 1 का 3 होगा, 2 का 1 होगा और ये परस्मयी पद का आत्मनेय पद हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। और ये जो गम्यते मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक विद्यालय है, मेरी बात समझ रहे हो, एक बच्चा है इसलिए गम्यते नहीं लिखा गया। यहाँ देखो, यहाँ बालका है इसीलिए गच्छति है, यहाँ बालका रहता तो गच्छन्ति हो जाता। मतलब यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार और यहाँ जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो अभी 1-2 और एग्जाम्पल लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वो कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। यहाँ सभी धातुएं आत्मनेय पद में होती है और उनके बीच में यौक जुड़ जाता है। एग्जाम्पल मैंने कर्तृवाच्य लिया, छात्रः विद्यालयम गच्छति, एक बच्चा विद्यालय को जाता है। इसी का कर्मवाच्य मैंने लिखा, छात्रेण विद्यालयः गम्यते, छात्रों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। हाँ, आप कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को एक्टिव पैसिव वॉइस से कोरिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। फिर क्या है देखो, छात्रेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। अब एक ही बच्चा है लेकिन सवाल है कि सर इसमें एक बच्चा है तो अपन ने छात्रेण लगाया, यहाँ पे भी छात्रेण लगाया, तो यहाँ पे तो गम्यते लग गया जो कि एक वचन है, यहाँ पठ्यन्ते लग गया बहुवचन है। तो बहुवचन जो पठ्यन्ते है वो छात्र के कारण नहीं लगा, किसके कारण लगा, बहुत सारे पुस्तक है इसलिए, पुस्तकानि पठ्यन्ते, एक बच्चा के द्वारा बहुत सारा पुस्तक पढ़ा जाता है। समझ में आया। अस्माभि पद्यानि पठ्यन्ते, हम सब के द्वारा पद पढ़ा जाता है। देखो एक पद तो है नहीं, बहुत सारे पद्य हैं, पद्यम पद्ये पद्यानि, पद्य मतलब होता है जो शॉर्ट पैसेज। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो क्रिया है वो कर्म के हिसाब से चलता है
और कर्ता जो है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति हो जाती है। यही फॉर्मेट है। अब एक और बात है कि संस्कृत भाषा में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो एक दो और एग्जाम्पल या फिर इनके फॉर्मेट को एक बार मैं समझा दूं कि क्रिया अभी तक हमने देखा कि दो प्रकार का होगा, क्रिया विथ कर्म इज कॉल्ड सकर्मक क्रिया, क्रिया विदाउट कर्म इज कॉल्ड अकर्मक क्रिया। तो कर्म के साथ या कर्म के बिना क्रिया हो सकता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर कोई सेंटेंस में कर्मवाच्य है तो उसमें बिना कर्म का कोई क्रिया हो तो कर्मवाच्य कैसे हो सकता है ना। तो एक बात बहुत ही क्लियर है कि कर्तृवाच्य में जरूरी नहीं कि कर्म हो ही, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म का होना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने फिर से कहा कि राम लिखता है, यस इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस विथ रिस्पेक्ट टू कर्तृवाच्य, कि हाँ राम लिखता है, चलेगा, समझ में आता है कि हाँ भाई रामा लिखती। लेकिन इस सेंटेंस से कभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें कर्म कौन है। अगर कर्मवाच्य बनाना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्म होना चाहिए। जैसे राम पत्र लिखता है ना, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर जो कर्म है उस वो होगा, तभी यहाँ पर इसको हम कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि कर्तृवाच्य तो सभी सकर्मक अथवा अकर्मक क्रियाओं के साथ जुड़ सकता है, बन सकता है, किंतु कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ ही जुड़ता है। उम्मीद करता हूँ आप कर्मवाच्य समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में भाववाच्य के